नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्र। धनखड़ जी के इस्तीफे को अब धीरे धीरे 48 घंटे होने जा रहे हैं। अब इस इस्तीफे की धीरे धीरे बातें छन छन कर सामने आ रही हैं। मीडिया अब कुछ बातें सामने ला रही है, क्या वजह रही, क्यों इस्तीफा हुआ, क्या कारण थे, इन सब को लेकर कई अब बातें सामने आ रही और ये बातें धीरे धीरे बड़ी गंभीर बनती चली जा रही। पहले लोग नहीं समझ रहे थे कि इतनी गंभीर है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बातें गंभीर बन चुकी हैं। और जब गंभीर बन जाती हैं तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस पर बहुत सी बातें होने लगती हैं और उन बातों का कोई तोड़ नहीं होता। चार बड़ी बातें सामने आ रही हैं जिनसे पता लग रहा है कि धनखड़ जी का इस्तीफा क्यों हुआ। उन चार बातों की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि क्या यही मुख्य कारण थे, और अगर यही मुख्य कारण नहीं है और यही मुख्य कारण है तो अगली फेरिस्त में किस किस का इस्तीफा है। क्योंकि खबर आ रही है कि सारे मंत्रिमंडल पर के लोगों से साइन करा लिए गए हैं, हस्ताक्षर करा लिए गए हैं, सारे सांसदों से साइन करा लिए गए हैं, सभी सहयोगी दलों के सांसदों से साइन करा लिए गए हैं। इतना बड़ा आखिर संसद में क्या होने वाला है, तो ये पूरा पहले हम आपको दिखाएंगे क्या है, मतलब तैयारी और क्या इसका पूरा मामला है। और फिर हम बात करेंगे आपके समक्ष एक पूरी डिटेल में क्या क्या है। पूरी तो आपकी स्क्रीन पर है ये पूरी खबर। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। ये लोग सभी जो दर्शक हैं वो निश्चित रूप से ये बात जानना चाहते हैं आखिर ये इस्तीफा क्यों हुआ। शुरुआत में करूंगा कि जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। मुझे लगता है कि वो सरकार के लिए एम्ब्रेसमेंट बनते चले जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, टकराव कैसे शुरू हुआ, कहां तक गया, ये समझाता हूं। पहली बात, नंबर एक, जो मैंने चार कारण गिनाए, अब उन चार कारणों में पहला नंबर, जब जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के चेयरमैन बने तो उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि वो सरकार के शीर्ष नेताओं के बहुत करीब हैं, जो भी करते हैं वो उन्हीं के कहने पर करते हैं। आपको याद होगा संसद में उनके झुके झुके हाथ जोड़कर बात करने की, व्यवहार की तस्वीरें जब सामने आई तो उसकी बड़ी नकल की गई थी, मिमिक्री की गई थी, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने भी बनाया था। इसकी वजह थी कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी नेताओं से लगातार टकराते थे।
विरोधी दलों के नेता कन्विंस हो चुके थे कि धनखड़ साहब सरकार के इशारे पर उन्हें बोलने नहीं देते हैं, बार बार उनका अपमान करते हैं। इस कारण सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात, ये पहली बात थी। दूसरी बात, कुछ महीने पहले धनखड़ साहब ने जुडिशरी यानी न्यायपालिका पर डायरेक्ट अटैक यानी सीधा हमला किया। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। पार्लियामेंट को की सुप्रीमेसी की बात की, यानी संसद को सर्वोच्च बात करने का अधिकार बताया। जजेज को भी वो ये लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहिब ये काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं। सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई, नंबर 2। और तीसरी बात, इन मामलों पर जब उन्हें समझाने की कोशिश शुरू हुई तो वो नाराज हो गए और उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने जगह जगह सरकार को डिफेंड किया है, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। ये सरकार से उनके डायरेक्ट टकराव की शुरुआत थी। बात बढ़ती चली गई। अब चौथी बात, उन्होंने जगह जगह सरकार की टॉप लीडरशिप की शिकायत करनी शुरू कर दी थी। आरएसएस से लेकर मंत्रियों तक, विपक्षी दलों से लेकर मीडिया के सीनियर लोगों तक उनकी शिकायत थी कि सरकार में उनसे कोई बात नहीं करता है, उन्हें घुटन हो रही है और कोई उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाए वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह एक तरह की सीधी धमकी थी, सरकार से सीधा टकराव था। फाइनल फेज में धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस के नेताओं से मिले, अरविंद केजरीवाल को समय दिया, इन सबसे बहुत कुछ कहा था। यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जब सरकार को लगा कि अब वो राज्यसभा में भी इम्ब्रेंसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, विरोधाभास क्रिएट कर सकते हैं, खुले टकराए की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तब उन्हें एक फोन गया। यह कन्वे किया गया कि अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा और यह भी बता दिया गया कि धनखड़ साहब ने अपना रवैया ना बदला तो उनका इम्पीचमेंट भी उनका हो सकता है। धनखड़ साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने टॉप लीडरशिप को असेसमेंट करने में गलती कर दी, दाव उल्टा पड़ा। उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बात किस किस को पता है, ये किसी को अभी तक जानकारी नहीं। लेकिन ये 4 वजह धनखड़ साहब को बुरी तरह फंसा चुकी थी और परसों जब सदन चला तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे के गले लगकर मिले, जन्मदिन की बधाई दी। मल्लिकार्जुन उनके पुराने साथी थे, कांग्रेस से वो विधायक रहे हैं। जिस दिन उनकी मुलाकात परसों हुई उसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन था। उन्हें लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ दलित समाज के एक बड़े नेता हैं और बार बार वो हम पर हमला करते हैं कि मैं दलित हूं, इसलिए आप मुझे बोलने का अधिकार नहीं देते हैं। तो धनखड़ साहब ने उन्हें बोलने का अवसर प्रदान कर दिया और इसको लेकर वो समझ नहीं पाए। नड्डा जी को फिर उठना पड़ा और उन्होंने कहा रिकॉर्ड में क्या जाएगा ये मैं तय करूंगा, आप बोलते रहो, आपके बोलने पर मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन रिकॉर्ड में मैं जो चाहूंगा वही जाएगा। ये काम
जगदीप धनखड़ जी का था। वो राज्यसभा को चेयर कर रहे थे, चेयरमैन थे, सभापति थे। ये काम चेयरमैन का होता है। लेकिन आखिर जेपी नड्डा जो नेता सदन थे, उनके इतने कहने के बावजूद भी ये नहीं माना गया, तो शायद धनखड़ साहब को पता लग चुका था कि अब हम उपराष्ट्रपति या सभापति के पद पर रह नहीं पाएंगे। शाम को उन्होंने एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई, जिसको चेयर सभापति जी करते हैं। सरकार की ओर से 2 लोग रहने थे नेता सदन के तौर पर, जेपी नड्डा जी, और ऐसी बैठकों को चेयर करने के लिए साथ में रहते हैं संसदीय कार्य मंत्री। दोनों आमंत्रित थे। 7 बजे दोनों बैठक से नदारद थे। जब दोनों लोग बैठक में नहीं आए, ना कोई सूचना दी, धनखड़ साहब समझ चुके थे अब खेल पलट चुका है। हमें हमारे खिलाफ या हमारे डिसफेवर कोई बात की जाए उससे पहले हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। धनखड़ साहब इस्तीफा लिख चुके थे। उसके बाद मान मनोबल चला, लेकिन धनखड़ साहब नहीं माने। इसके पीछे दोनों जजों का मामला भी बड़ा गंभीर था। वो भी एक लड़ाई का कारण था। साथ ही धनखड़ साहब जितने सरकार के सामने झुके थे और जब खड़े हुए तो उसी स्पीड में खड़े हो गए अकड़ के जितने झुके थे। अब ये बात हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को नागवार गुजर गई होगी और उन्होंने झट सीधे रुख बदला। फोन कराया, फोन पे बताई जाती है कि धनखड़ साहब और बिगड़ गए। तो जो कुछ आशा बची थी वो भी खत्म हो गई। धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब नंबर फेयरवेल का था। भाजपा को लगा अगर फेयरवेल कराया और कहीं ये भी मलिक साहब निकल गए, 4 बातें भी अगर सदन में खोल गए, सरकार पहले से बहुत दबाव में, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, स्कूल मर्जर, बिहार का SIR, मणिपुर का मामला, बाढ़, सारे मामले सरकार में बड़े गंभीर है। बेरोजगारी, महंगाई, और ऐसे में अगर कोई मुद्दा धनखड़ साहब और छोड़ गए तो सरकार को फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। धनखड़ साहब का इस्तीफा तो देर रात ही मंजूर हो गया था, लेकिन जो दस्तखत कराए गए हैं उसके जरिए प्रधानमंत्री जी अगले इस्तीफे किस किस के कराएंगे, किस किस की बेदखली होगी, कौन कौन इस्तीफे में फेरिस्त में सम्मिलित होगा, इससे हड़कंप मचा हुआ है। नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा हैरान है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अब धनखड़ साहब की जगह उपसभापति हरिवंश नारायण जी लेंगे। 60 दिन में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, तब तक इस भूमिका में हरिवंश नारायण जी रहेंगे। इस खबर से पूरा जदयू, पूरी भाजपा, पूरा सिस्टम एक तरीके से सदमे में है कि आखिर एक चलती फिरती सरकार पर एक बड़ा आरोप लग गया। पिछले 11 वर्ष में अगर MJ अकबर साहब को अलग कर दो, बाकी इस्तीफे उन्होंने हमारा मंत्रिमंडल विस्तार में लिए, सब काम में लिए, कई लोगों के इस्तीफे हुए,
लेकिन एक भी इस्तीफा ऐसा नहीं हुआ जैसा धनखड़ साहब का हुआ। अब देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अगला कदम सरकार का क्या होता है। क्या सरकार कुछ और बातें करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में। अगला इस्तीफा किसका होगा, क्या धनखड़ की भी, मलिक साहब जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, स्वास्थ्य जिनका बहुत खराब चलता है, जब उन्होंने बयानबाजी की तो उनकी सीबीआई जांच हुई, या फिर धनखड़ साहब को लग गया था कि अब ये जहाज थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इस जहाज से अब कूद जाना चाहिए, या फिर आरएसएस भी अपना दबाव बना रही है। धनखड़ साहब भी अब 75 साल के नजदीक होने जा रहे थे, तो क्या धनखड़ साहब ने आरएसएस की मंशा पूरी करने का ये बड़ा कदम लिया है, ऐतिहासिक फैसला किया है, ताकि आरएसएस हमारे फेवर में बनी रहे, आने वाले समय में हमारे बारे में कुछ सोचे। अब राष्ट्रपति का पद तो चला गया है, कुछ और मिल जाए, कल आरएसएस हमें राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी बना सकती है, तो वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। लेकिन इन 4 बातों ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। देखना है आज दिन में अभी क्या खबरें और आती हैं। जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा, हमें इस पर भी निगाह रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।